नमस्कार। दिन भर की खबरों का हर अपडेट और फॉलो अप लेकर मैं हूं आपके साथ दीपशिखा। खबरों की खबर या फिर हो खबरों पर असर, हमारे संवाददाता खबरों के पीछे दौड़ते हैं दिन भर। ग्राउंड जीरो से सीधी खबर बताएंगे जनता रिपोर्टर्स। टोक्यो में ओलंपिक खेलों का आगाज हो चुका है, जहां भारत को अपने खिलाड़ियों से कई उम्मीदें हैं। तो इन्हीं उम्मीदों पर खरा उतरते हुए भारत की मीराबाई चानू ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत की झोली में सिल्वर मेडल डाल दिया है। मीराबाई चानू भारत की पहली वेट लिफ्टिंग सिल्वर मेडल लाने वाली अकेली खिलाड़ी महिला हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीराबाई चानू से बात कर उनको बधाई भी दी। मीराबाई चानू ने ओलंपिक खेलों में भारत का पदक पाने का 21 साल का इंतजार खत्म किया है। चानू ने क्लीन एवं जर्क में 115 किलोग्राम और स्नैच में 87 किलोग्राम से कुल 202 किलोग्राम वजन उठाकर रजत पदक अपने नाम किया। वो भारत की ओर से वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी हैं। तो मीराबाई की इस कामयाबी के बाद से खुद प्रधानमंत्री ने उनसे फोन पर बातचीत कर बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु पूर्णिमा और धम्म दिवस के मौके पर अपने संबोधन में देशवासियों को गुरु पूर्णिमा की बधाई दी है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बुद्ध को भी याद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जहां ज्ञान है वहीं पूर्णिमा है और वहीं पूर्णता है। गुरु पूर्णिमा के मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि आज कोरोना महामारी के रूप में मानवता के सामने वैसा ही संकट है जैसा भगवान बुद्ध हमारे लिए और भी प्रासंगिक हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि बुद्ध के मार्ग पर चलकर ही बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना हम कैसे कर सकते हैं, भारत ने ये करके दिखाया। और इससे पहले पीएम मोदी ने ट्वीट करके भी देशवासियों को गुरु पूर्णिमा की बधाई दी। जिसे देता है हर व्यक्ति सम्मान, जो करता है वीरों का निर्माण, जो बनाता है इंसान को इंसान, ऐसे गुरु को कोटि कोटि प्रणाम। गुरु का भारतीय सभ्यता में विशेष महत्व है। गुरु पूर्णिमा यानी आज 24 जुलाई को धार्मिक मान्यता के अनुसार वेदों का ज्ञान देने वाले महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। मानव जाति के प्रति उनके योगदान को देखते हुए उनके जन्मोत्सव को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। इसलिए इन्हें प्रथम गुरु की उपाधि भी दी गई है। गुरु व्यक्ति को सही दिशा में ले जाने का कार्य करते हैं। गुरु की कृपा से ही यानी मनुष्य के जीवन में सफलता प्राप्त होती है। गुरु का भारतीय सभ्यता में विशेष महत्व है। गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर प्रदेश के परिवहन मंत्री और बल्लभगढ़ के विधायक मूलचंद शर्मा ने आज गुरु को सम्मान देते हुए यहाँ के श्री 1008 महामंडलेश्वर भैया जी महाराज, साहित्यकार वेद प्रकाश जी, साहित्यकार बलदेव राज जी, पहलवान नेत्रपाल जी और अर्जुन अवार्डी पहलवान जगरूप सिंह राठी जी को उनके घर जाकर हरियाणा सरकार की तरफ से आज के पावन पर्व पर सम्मानित किया। अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर मोदी सरकार सवालों के घेरे में है। विपक्ष के साथ साथ अब अपने भी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने सरकार को घेरा और कई सवाल पूछे। पूर्व पीएम ने कहा कि ये वक्त खुशी का नहीं बल्कि आत्ममंथन का है। तो वहीं बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने 2025 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को असंभव बताया। देश में पेट्रोल और डीजल के दाम अब तक सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गए। इसकी वजह से थोक महंगाई दर में भी वृद्धि हुई है। इसे लेकर विपक्ष का हावी है। संसद में भी हंगामा चल रहा है। आर्थिक मोर्चे पर भी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि देश के लिए आगे की राह 1991 के आर्थिक संकट से भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण है और देश को सभी भारतीयों के लिए सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्राथमिकताओं को फिर से जांचना होगा। विपक्ष के साथ बीजेपी के लोग भी अब सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने अर्थव्यवस्था को लेकर मोदी सरकार का घेराव किया। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को असंभव बताया। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानव्यापी मस्जिद के बीच जारी जमीन विवाद को लेकर अब एक नई पहल की गई है। दरअसल आपको बता दें कि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से मंदिर को अपने हिस्से की 1700 वर्ग फीट जो जमीन है उसे सौंपने का फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में जो मस्जिद की जो जमीन है वो रोड़ा बन रही थी, जिसके बाद अब सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से फैसला लिया गया है कि इस जो जमीन है इसको मंदिर को सौंप दिया जाएगा।
वाराणसी में ज्ञान वापी मस्जिद की तरफ से जमीन की 1700 वर्ग फीट जमीन काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट को दे दी गई। आपको बता दें कि बनारस कोर्ट में हिंदू और मुस्लिम पक्ष की अदालत लड़ाई चल रही है, जिसमें मस्जिद के एक हिस्सा विश्वनाथ मंदिर को बताया गया है, लेकिन इसी बीच मस्जिद की तरफ से ये जमीन का एक हिस्सा काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के लिए दिया गया। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी सौगात दी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते को बढ़ाने का ऐलान किया है। हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते को 17% से बढ़ाकर 28% किया है। हरियाणा सरकार ने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी केंद्र सरकार की तर्ज पर की है। प्रदेश सरकार के इस फैसले के बाद करीब 2,85,000 कर्मचारियों जबकि 2,62,000 पेंशनर्स को इसका लाभ मिलेगा। काबिले गौर है कि कोविड काल के चलते कुछ समय से महंगाई भत्ता नहीं बढ़ाया गया था, जिसके बाद कर्मचारी लगातार महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग कर रहे थे। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से अब भी बाज नहीं आ रहा है। दरअसल जम्मू कश्मीर में हिंसा फैलाने के लिए ड्रोन हमलों की साजिश रची जा रही है। आपको बता दें कि शुक्रवार को कालूचक और कठुआ इलाके में ड्रोन देखे गए, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने तत्परता दिखाते हुए एक ड्रोन को तो मार गिराया, तो वहीं इलाके में सर्च अभियान तेज कर दिया। पाकिस्तान अपनी कायराना हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। दरअसल कई महीनों से जम्मू कश्मीर में संदिग्ध ड्रोन देखने के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। शुक्रवार को भी कालू चूक और कठुआ इलाके में ड्रोन देखे गए, जिसके बाद से सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान तेज किया और कार्रवाई करते हुए 5 किलोग्राम वजन की विस्फोटक सामग्री यानी कि आईईडी ले जा रहे एक ड्रोन को मार गिराया और सीमा पार एक बड़ी आतंकी घटना साजिश को नाकाम किया। महाराष्ट्र का जो मानसून है कहीं ना कहीं लोगों के लिए दिक्कत लेके आया हुआ है। महाराष्ट्र के अगर मानसून की बात करें तो 6 डिस्ट्रिक्ट के अंदर महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में कम से कम 5 से 6 फुट जो पानी है वो भरा हुआ है। और महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों के अंदर लैंडस्लाइड्स की बात करें तो लैंडस्लाइड्स भी काफी सारे हुए हैं, जिसके अंदर 136 लोगों की महाराष्ट्र में मौत हो चुकी है और कई वही 84,000 लोगों को रेस्क्यू किया गया है और अलग अलग ठिकानों पे रखा गया है। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के ऐसे 6 डिस्ट्रिक्ट है जहां पर मानसून जो है वो कहर लेके आया हुआ है, जैसे चिपलून हुआ, रत्नागिरी हुआ, कोल्हापुर हुआ, पुणे हुआ। ये तमाम जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर कम से कम 4 से 5 फुट जो पानी है वो भरा हुआ है और लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब लोग ये देख रहे हैं कि मानसून से कब उनको राहत मिलती है और कब अपने घरों को वापस जाते हैं। पहाड़ों की रानी शिमला में मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने लगाया है। वहीं तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम के बदलाव को देखते हुए अब राजधानी शिमला में पर्यटकों का सैलाब उमड़ गया है। ऐतिहासिक रिज मैदान पर पर्यटकों के इस तरह से सैलाब उमड़ने से कहीं न कहीं दिक्कतें भी बढ़ गई हैं। ऐसे में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराना भी बेहद जरूरी है। राज्य सरकार ने पुलिस प्रशासन को पहले ही आदेश दिए हैं कि आप कड़ाई से पालन करवाइए और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने जैसे चीजों का सख्ती से पालन होना ही चाहिए। इसको लेकर पुलिस ने सभी तैयारियां कर ली हैं। ऐतिहासिक रिज मैदान पर भी लोगों से जुर्माना वसूलते पुलिस नजर आई है। कोरोना की संभावित तीसरी लहर की चर्चा के बीच एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि हमें आने वाले समय में कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज के साथ तीसरी डोज यानी बूस्टर डोज की जरूरत पड़ेगी। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि हमें भविष्य में तीसरी डोज की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि बीतते समय के साथ इम्यूनिटी कमजोर होने लगती है। ऐसे में तीसरी डोज मददगार होगी, जो आने वाले नए वेरिएंट से हमारी रक्षा करेगी। कोरोना वायरस लगातार अपने रूप बदल रहा है। कोरोना के लगातार नए नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि वैक्सीन की 2 डोजेस के अलावा तीसरी डोज यानी बूस्टर डोज की भी जरूरत पड़ेगी, ताकि नए वेरिएंट से लोगों को सुरक्षित रखा जा सके। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि हमें वैक्सीन की बूस्टर डोज की आवश्यकता होगी, क्योंकि समय बीतने के साथ इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। उन्होंने आगे कहा कि बूस्टर डोज दूसरी पीढ़ी का टीका होगा, जो कोरोना के आने वाले नए वेरिएंट से रक्षा करेगा।
ब्राजील में एक वैक्सीन घोटाले का मामला सामने आया है। दरअसल भारत के बायोटेक कंपनी ने ब्राजील के एक दवा कंपनी मेडिकोमेंटोस के साथ कोविड-19 के कारोबार को रद्द करने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि ये कदम भारत के बायोटेक कंपनी ने ब्राजील वैक्सीन कॉन्ट्रैक्ट के भ्रष्टाचार को देखते हुए उठाया है। इसके तहत कॉन्ट्रैक्ट के 200 करोड़ खुराक पर समझौता हुआ था, जिसकी जांच ब्राजील के अधिकारियों ने शुरू कर दी है। ब्राजील में एक वैक्सीन घोटाला सामने आया, जिसके तहत भारत बायोटेक कंपनी ने ब्राजील की देखिए, अगर बल्लभगढ़ की बात करें तो यहाँ लगातार चोरी व लूटपाट की घटनाओं ने यहाँ शहर के व्यापारियों की चिंता बढ़ा दी है। कल देर रात बल्लभगढ़ के सी गेट पर शहर के प्रमुख हलवाई दालचंद की दुकान पर लूट की नीयत से पहुंचे बदमाशों ने लूट में विफल होने पर वहां मौजूद दुकानदार के ऊपर गोली चला दी। दुकानदार ने भी हिम्मत दिखाते हुए दोनों बदमाशों का मुकाबला किया। अन्य दुकानदार इकट्ठे होते देख दोनों बदमाश हवा में हथियार लहराते हुए आराम से भाग निकले। लूटपाट की इस घटना के बाद शहर के प्रमुख बाजार के व्यापारियों में रोष है। शरेआम हुई इस घटना को शहर की पुलिस कब तक सुलझा पाती है, साथ ही लगातार बढ़ रहे चोरी व लूटपाट के मामलों को शहर की पुलिस कितना अंकुश लगा पाती है, यह देखने वाली बात होगी। हमारी अभी ख़त्म नहीं हुई है और कोरोना के केसेस कम जरूर हुए हैं और इसी बीच आशंका जताई जा रही है कि तीसरी लहर भी आ सकती है। ऐसे में सरकार ने बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो इसलिए स्कूल खोल दिए हैं। 6ठी से 8वीं तक की कक्षाएं भी शुरू हो गई हैं और इससे पहले 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं शुरू की गई थी। आज जनता टीवी की टीम ने महम के सरकारी स्कूलों का दौरा किया तो पाया कि वहां पर न तो पूरी तरह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है और न ही सभी बच्चे मास्क लगाकर आते हैं। जनता टीवी की टीम जब पहुंची तो कुछ टीचर बिना मास्क के ही बच्चों को पढ़ा रहे थे। बच्चे सरकारी स्कूलों में घर से न पानी की बोतल लेकर आते हैं और न ही सैनिटाइजर का उचित प्रबंध किया गया है। कोरोना की महामारी फैलने से पूरे प्रदेश भर के स्कूलों को बंद कर दिया गया था। जैसे जैसे कोरोना का असर कम हो रहा है वैसे वैसे प्रदेश के स्कूल भी अब खुलने लगे हैं। शिक्षा विभाग के आदेशों के बाद अब 6 से 8 तक के स्कूल भी खोल दिए गए हैं। पहले 9 से 12 तक के स्कूल खोले गए थे। अब 6ठी से 8वीं तक के स्कूलों में बच्चे भी स्कूलों के अंदर आने लगे हैं। जिस प्रकार से SOP दी गई है, निर्देश दिए गए हैं, उन निर्देशों का सख्ताई से पालन करने के आदेश भी हैं। हालांकि जिस प्रकार से आज स्कूलों को देखा भी गया था, चेक किया गया था, रियलिटी चेक किया गया था, उसमें साफ तौर पर देखा गया था कि बच्चे जो है स्कूल में एंटर करने से पहले उनके हाथ जो है सैनिटाइज करवाए जाते हैं। उसके बाद उनका टेम्परेचर नोट किया जाता है। हालांकि बच्चों के माता पिता से भी पहले लिखवाया जाता है कि उन्हें किसी प्रकार का एतराज़ नहीं है। उसके बाद ही स्कूलों के अंदर एंट्री की जा रही है। स्कूल मुखियाओं का भी कहना है कि प्रतिदिन जिस प्रकार से बच्चे ज़्यादा हों तो उन्हें शिफ्टों में बांटा गया है। एक दिन कुछ बच्चे आते हैं तो दूसरे दिन अगले बच्चे आते हैं। रोल नंबर वाइज ऑड और इवन का फार्मूला जो है वो भी निर्धारित किया गया है ताकि बच्चों में ऐसा ना हो कि सोशल डिस्टेंसिंग ना बन सके। पूर्ण रूप से सारी SOP का पालन करते हुए स्कूल अब प्रदेश में लगने लगे। कोरोना की दूसरी लहर अब खत्म भी नहीं हुई थी कि तीसरी लहर आने की अंदेशा बताई जा रही है। जहां सोनीपत के बस स्टैंड पर कोविड के नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जहां बस स्टैंड परिसर से लेकर टिकट काउंटर और बस के अंदर ना लोग सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं और ना ही मास्क लगा रहे हैं। जब इस बारे में अधिकारियों से बातचीत की गई तो अधिकारियों का यही कहना था कि सोनीपत से खानपुर रूट पर बसों की संख्या कम की गई है क्योंकि कोविड के तहत जो लोग थे वो कम पहुंच रहे थे। लेकिन अब स्कूल खुल गए हैं और स्कूल खुलने की वजह से बच्चों की संख्या जो है बढ़ जाने के कारण इस प्रकार का रश जो है वो देखा जा रहा है। जल्द ही इस समस्या से निजात दिला दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ बस स्टैंड के कर्मचारी भी नियमों की अवहेलना करते हुए नजर आए। पिरथला के गांव छायसा स्थित जो सरकारी अस्पताल है अटल बिहारी वाजपेयी, उसके करीब 250 कर्मचारियों ने आज विधायक नैनपाल रावत के कार्यालय पर उनको ज्ञापन सौंपकर गुहार लगाई है कि उनकी नौकरियां उनको वापस दिलवाई जाएं। आपको बता दें कि यह अस्पताल पहले प्राइवेट हुआ करता था और सरकार ने अब इसको
अपने अंडर ले लिया है और उसके बाद इन कर्मचारियों ने अपनी मुहिम तेज कर दी है। इससे पहले भी इन्होंने गुहार लगाई थी और विधायक नैनपाल रावत ने इनको आश्वासन दिया था कि जल्द ही इनको इनका काम जो है वापस दिलाया जाएगा और मुख्यमंत्री से भी इसको लेकर उनकी बातचीत हुई है। जल्द ही जो पूर्व कर्मचारी हैं सफाई के, उनको उनकी नौकरियां दिलवाई जाएंगी। पृथला से जनता टीवी के लिए राजेंद्र कुमार। रेवाड़ी जिले की बात करें तो तमाम सड़कें पूरी तरीके से टूट चुकी हैं। शहर ही नहीं, अगर ग्रामीण इलाके की बात करें तो तमाम सड़कों में गहरे गहरे गड्ढे हैं जो हादसों को लगातार न्योता दे रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद प्रशासन की आंखें अभी तक नहीं खुल पाई है। लगातार जो विपक्ष है इसको लेकर लगातार आंदोलन करने की बात कह रही है, लगातार आवाज उठा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी सड़कों को ठीक कराने या उन्हें गड्ढा भरने का प्रयास नहीं किया गया है। अगर बात करें तो सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा है कि मानसून के बाद जो है सड़कों को ठीक कराया जाएगा। अब लगता है कि मानसून तक लोगों को इसी तरीके से गड्ढों से होकर यात्रा करनी पड़ेगी। पहाड़ों में लगातार हो रही बरसात के चलते अब पानीपत सुनौली यमुना नदी में भी जल स्तर बढ़ने लगा है। जल स्तर बढ़ने से सिंचाई विभाग की टीम लगातार अलर्ट होते दिखाई दे रही है और यहाँ पर यमुना नदी के कच्चे बांध पर मिट्टी के कट्टे भरकर रखवाए जा रहे हैं। साथ ही यहाँ पर सिंचाई विभाग की टीम ने गांव के अंदर ठीकरी पहरा ग्रामीणों को लगाने के भी निर्देश दिए हैं। बढ़ते जल स्तर, फिलहाल यमुना नदी का जल स्तर है 229.60 पर पहुँच गया है और यहाँ पर वार्निंग लेवल 230.00 है, जो वार्निंग लेवल से बढ़ने की संभावनाएं जताई जा रही है। जबकि यहाँ पर चेतावनी के बाद खतरा है, जो यहाँ पर 230.85 पर यहाँ पर डेंजर लेवल है। यमुना नदी के जल स्तर में बढ़ने से आसपास किसानों की भी चिंताएं बढ़ने लगी है। फिलहाल ताजे वाले बांध से यमुना नदी का 60,000 क्यूसेक और पानी छोड़ने की संभावनाएं जताई जा रही है, जिससे आने वाले समय में यमुना नदी पानीपत का जल स्तर और बढ़ने की ओर है। और यहाँ पर यमुना नदी फिलहाल उफान पर है और दिल्ली में यह पानी जल्द ही 8 घंटे के बाद दिल्ली पहुँचने वाला है, जिससे और भी यहाँ पर पानीपत जिले में बढ़ती जल स्तर को लेकर किसानों की चिंताएं बढ़ने से यहाँ पर आसपास ठीकरी पहरा सिंचाई विभाग जिला प्रशासन ने लगवाया गया है। पुंछ सेक्टर में माइनिंग के दौरान ब्लास्ट हुआ, जिसमें जो है भोरनी उपमंडल का एक जवान शहीद हो गया है, जिनका नाम है कमल वैद्या। कमल वैद्या जो है 5 साल पहले डोगरा रेजिमेंट 15 में भर्ती हुए थे, लेकिन अब सुबह ही जैसे परिजनों को पता चला कि उनकी शहादत हो गई है और गांव का पूरा माहौल और उनके घर का माहौल पूरा गमगीन है। मां का रो रो कर पूरा बहुत बुरा हाल है। कमल के पिता ने बताया कि वो 5 साल पहले जो है आर्मी में भर्ती हुए थे। वे कमल के पिता जो है स्वयं एक भारी मजदूरी का काम करते हैं और माता पिता तथा अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं। कमल वैद्य के 2 भाई हैं, 2 बहनें हैं और कमल वैद्य ने जो है उसकी शादी जो रखी गई थी जो अक्टूबर या नवंबर माह में होनी थी, जिसको लेकर जो परिजन उनकी तैयारियों में जुटे हुए थे। लेकिन जैसे ही उनके शहादत का पता चला तो यहाँ का माहौल बिल्कुल गमगीन हो चुका है। देर शाम तक जो है कमल वैद्य का जो पार्थिव शरीर है वो भोरंज उपमंडल में पहुँच जाएगा। उसके बाद कल सुबह जो है उनका राजकीय सम्मान के साथ जो अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। यात्रियों को जो है भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर मारपीट का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें 2 गुटों में झड़प देखने को दिखाई दे रही है और एक महिला गंभीर रूप से घायल हुई है। बताया जा रहा है यह मामला घुमारी में के बरडी गांव का है, जहां पर जमीनी विवाद को लेकर 2 गुटों में झड़प हुई है और ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वहीं पर इस मामले में महिला गंभीर रूप से घायल हुई है। महिला के सर पर गंभीर चोटें आई है, जिसके चलते महिला ने थाना घुमारवीं में मुकदमा भी दर्ज करवाया है। वहीं पर अगर बात की जाए तो डीएसपी अनिल कुमार ने बताया कि मारपीट का एक मामला दर्ज किया गया है, जहां पर दोनों पक्षों ने थाना घुमारवीं में मामला दर्ज करवाया है। दोनों की मामलों की छानबीन की जा रही है और कार्रवाई जारी है। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।